चलिए फिजिकल का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत शानदार, जबरदस्त। ठीक है, काइनेटिक्स की अगर बात करो तो आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन से रिलेटेड है, स्पीड से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, केमिस्ट्री में कोई ऑब्जेक्ट के चलने का और इसकी बात तो होगी नहीं। केमिस्ट्री में बात होती है केमिकल रिएक्शंस की स्पीड की, है ना। तो कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, किस वेलोसिटी से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, स्पीड वेलोसिटी रेट एक ही बात है केमिस्ट्री में, है ना। फिजिक्स में जैसे स्पीड स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर होता है, यहाँ पे ये वेक्टर स्केलर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन का रेट क्या है, क्या स्पीड है, कौन सा रिएक्टेंट किस स्पीड से रिएक्ट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट किस स्पीड से बन रहा है, ये सब बातें होंगी। और केमिकल काइनेटिक्स वो फील्ड है जो रेट को डिटरमाइन करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उसकी बात करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से कैसे डिपेंडेंट है, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, है ना। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो पढ़ेंगे सारे फैक्टर, और लास्ट में पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, है ना। तो चैप्टर लगभग 2 या 3 पार्ट में है, और दोनों तीनों पार्ट छोटे छोटे हैं, इजी से पार्ट है। सबसे पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग समझ लो क्या है भाई, लिख लो एक लाइन में। डेफिनेशन लिख लो, छोटी सी डेफिनेशन लिख लो। फील्ड ऑफ साइंस, और केमिस्ट्री भी कह सकते हैं फील्ड ऑफ साइंस, डील्स विद स्पीड और रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन is called chemical kinetics। पूरी तरीके से बात किसकी होगी, रेट की बात होगी, स्पीड की बात होगी। उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। और क्या क्या होगा इसमें, इस फील्ड में, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रेट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, जिन जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसका, और सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, ROR बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं स्पीड को या वेलोसिटी को बोलते हैं, वेलोसिटी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन पर सेकेंड, यही बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मान लो A और B मिलकर के बनाते हैं C एंड D, तो ये हो गए आपके रिएक्टेंट, और C और D क्या हो गए आपके प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रेट होता है 1 सेकेंड में किसी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट इन 1 सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है 1 सेकेंड में, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, इट इज चेंज इन concentration of reactant or product per second।
1 सेकेंड में कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। मान लो हम बोलते हैं कि ए कोई सब्सटेंस है, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पे सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन थी 2 मोल पर लीटर, ठीक है, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है मान लीजिए 0.1 मोल पर लीटर। तो रेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रेट क्या होगा, रेट को हमने बोला रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितना टाइम लगा, पर सेकेंड निकालना है तो टाइम से डिवाइड करेंगे, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी कह सकते हैं। तो चेंज किसी का भी निकालना होता है तो कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल करेंगे, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। 10 सेकेंड लग रहा है, 0 से 10 लग रहा है, तो पहले कितनी थी कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर, अब कितनी हो गई 0.1 हो गई। तो कितना आ जाएगा वैल्यू, माइनस में कितनी आएगी 1.9 डिवाइडेड बाई 10। अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है ना, और रेट या स्पीड कभी भी माइनस में नहीं आएगी, है ना, रिएक्शंस में माइनस में वैल्यू नहीं आती है। इसलिए अगर हम लोग रिएक्टेंट के लिए रेट लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला साइंटिस्ट ने वैल्यू सही है इसके लिए क्या फॉर्मूला बना दिया, माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो ये माइनस करोगे आप तो क्या वैल्यू बन जाएगी आपकी, प्लस में आ जाएगी, यानी इस केस में वैल्यू कितनी आने वाली है 0.19 मोल पर लीटर सेकेंड। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि जब रिएक्शन होता है तो कम होती है, तो रिएक्टेंट का सी फाइनल हमेशा कम आएगा और इनिशियल क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होता है तो उसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी। सी फाइनल माइनस सी इनिशियल करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है रिएक्टेंट के लिए। तो इसलिए रिएक्टेंट के रेट में हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। रिएक्टेंट का रेट लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये नोट कर लिया सबने, तो इसका मतलब ROR रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको लिखना है फॉर रिएक्टेंट तो आप लेते हो माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। इन जनरली आप डेल्टा सी बाई डेल्टा टी लिख सकते हो, और अगर यही आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट के लिए आपकी वैल्यू आ जाती है प्लस में डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर R से डिनोट करो तो डेल्टा R बाई डेल्टा टी लिख सकते हो, और प्रोडक्ट को अगर P से डिनोट करो तो ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव में आएगा इसका। ये है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ डेल्टा टी, और ये है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में प्लस में क्यों लिया है, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट शुरुआत में क्या होता है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो प्रोडक्ट 0 होगा, बाद में धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ेगा, यानी प्रोडक्ट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और इनिशियल छोटी है।
तो जब C फाइनल माइनस C इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो वहां पे प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वहां पे डेल्टा C बाई डेल्टा T ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू छोटी है बहुत, है ना, तो ओवरऑल में रेट ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा C बाई डेल्टा T माइनस में, या ऐसे लिख सकते हो अगर बहुत छोटा चेंज है तो DC बाई DT लिख सकते हैं, बहुत छोटे चेंज के लिए माइनस DC बाई DT भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो कोई भी छोटा मोटा सवाल आए तो निकालेंगे। ठीक, अब रेट आपको लिखना है, कोई रिएक्शन दी हुई है उसमें आपको रेट लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, और उसमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी दिए हुए हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है इस तरीके से हो रहा है, ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, ये आपके हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट लिखना है तो रेट देखिए कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे रेट लिखेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट के हिसाब से लिखेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, माइनस DA बाई DT माइनस DA बाई DT चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई जो स्मॉल इंटरवल है DT, और यहाँ पे जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये 1 बाई में आ जाता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई इज इक्वल टू, अगर B के हिसाब से रेट निकालोगे तो वैल्यू आएगी 1 बाई B DB बाई DT इज इक्वल टू, अगर प्रोडक्ट के हिसाब से लिखोगे तो प्लस लिखोगे 1 बाई C DC बाई DT प्लस में 1 बाई D DD बाई DT। किसी भी रिएक्शन में अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हुए हैं तो रेट कैसे लिखना है, जो कोफिशिएंट है वो कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे 1 बाई में आ जाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट, रेट लिखने का ये तरीका। रिएक्टेंट में हमेशा माइनस साइन यूज करना है, प्रोडक्ट में क्या यूज करना है आपका, प्लस। कोई समस्या? एनसीईआरटी कोई लाया है प्यारे बच्चों? दे दीजिए कोई लाया तो। चलो एक रिएक्शन लिख रहे हैं, रेट तो निकाल लेंगे ना, छोटा सवाल तो कर लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज दिया है और टाइम दिया हुआ तो, है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम से निकाल लेंगे रेट, छोटा मोटा क्वेश्चन। एक रिएक्शन दी हुई है इस तरीके से 5Br माइनस
BrO3 माइनस, इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका एडवांस में, 3Br2। एडवांस का नाम सुनते ही डरना नहीं है कि अरे एडवांस में आ गया तो पता ही नहीं क्या आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। इजी भी आता है, तोप भी आता है, सब कुछ आता है एडवांस में। ये रिएक्शन दिया हुआ, ठीक है। तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना है आपको, रेट लिखना है, तो लिखिए जरा रेट इसके लिए क्या होगा। जैसे वो इक्वेशन थी वैसे ही इसके लिए भी रेट लिखना है, लिखिए रेट। रेट लिख के बताओ, जैसे अभी प्रीवियस रिएक्शन बताया था स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करके। लिखो, शिखा बैठे क्यों? अगर इसके हिसाब से लिखेंगे तो आर ओ आर क्या बनेगा इसका, माइनस में 1/5 डी बी आर माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बाई डी टी, ये बन जाएगा ना। अब बाकी का लिख लो जल्दी जल्दी। BrO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी, Br2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी, कर लेंगे ऐसे, है ना। अगर सबके लिए सबके टर्म्स में लिखना है तो लिख लेंगे। क्या कहते हो, बोलो बच्चों। शैतानी नहीं करिए, क्या कर रहे हैं आप लोग। चलो, अगर लिखने के लिए कहा गया है तो इस तरीके से लिखेंगे। ये पूरी पूरी देखो लिक्विड ही है, एक्वस, पूरा रिएक्शन ही एक्वस मीडियम में हो रहा है, केपी केसी में नहीं लेते, ठीक है। हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करेंगे और यूज करके लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर आपको दूसरी चीज दे दी जाए, जैसे आपको लिखा जाए रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब है किस रेट से रिएक्टेंट जो है वो अपीयर हो रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस की बात, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहना। रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब किस रेट से प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। या इसी को कभी कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमाने के लिए बोल देते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, इस तरीके का अगर वर्ड आएगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें आपको ध्यान रखना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को एक्सक्लूड करना है, उसको नहीं लेना। मतलब सीधे सीधे आपका प्रोडक्ट की बात हो रही है तो रेट
ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे हो जाएगा प्लस dp बाई dt। स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत नहीं है। P फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियर कौन होता है, रिएक्टेंट खत्म होता है धीरे धीरे, या इसी को कहते हैं किसी इक्वेशन में, किसी क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रिएक्टेंट के डिकम्पोज होने का रेट। तो वो क्या बनेगा, ये बनेगा हमेशा माइनस dr बाई, इसमें स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेंगे। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिया जाएगा। क्लियर है बात, कोई भी इक्वेशन दी हो अब आप लिख सकते हैं। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखना है तो आप सीधे सीधे आपको जो एंटाइटी है उसका चेंज लिखिए dt में। अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, सीधा साधा सुंदर सा सवाल। बात अगर आपको समझ आ गई हो तो। कोई रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO प्लस 6H2। क्वेश्चन में दे रहे हैं इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO is 3.6 multiplied by 10 raised to power minus 3 mole per liter into second. Calculate rate of disappearance of ammonia. Calculate rate of disappearance of ammonia and rate of appearance of water. ये दो चीजें निकालनी है आपको। एक दे रखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दे रखा। क्वेश्चन करेंगे पहले रेट का एक्सप्रेशन लिख लेंगे जो आपको सिखाया रेट लिखना, फिर उसमें से क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से निकालेंगे। पहले रेट लिख लो, रेट लिखो, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा करके कैसे लिखना सिखाया है आपको। मैं करके बताऊं, एक मैं, हाँ क्या कह रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं करके बताती हूँ। देखो बोर्ड पे देखो, कितना आ रहा है, मैं करके अभी करके देखती हूँ, फिर आप चेक करिएगा अपना आंसर, है ना, मुझे आंसर है। देखो सबसे पहले अपने को एक का रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, मतलब गिवन डेटा यही है, इसी को यूज करना।
और ये निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, रेट का एक्सप्रेशन लिख लें। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग लिखना चाहें ROR, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अमोनिया के केस में -1/4 है, ये लिख सकते हो। O2 के केस में क्या है, 5 है, तो लिख दो 1/5 DO2/dt। और फिर उसके बाद क्या है आपका, 4NO है और 6H2O है, DNO/dt, और ये आ गया DH2O/। ये बात सबको समझ आती है, एक्सप्रेशन लिखना तो सबको आ गया रेट का, ठीक। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तो मैंने आपको सिखाया अगर फॉर्मेशन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हटा दो, ये वैल्यू दी हुई है, DNO/dt दिया हुआ है आपको। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO तो यही होगा ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हटा दें तो फॉर्मेशन का बन जाएगा। तो DNO/dt की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, -3 इतनी दे रखी है। और आपसे पूछा क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन डिसअपियरेंस ऑफ NH3 पूछा है, तो आपसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, यही तो पूछा है। तो ये क्या आएगा, माइनस में DNH3/dt, यही तो आएगा, ये निकालना है आपको, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखें तो हमें पता लग रहा है कि -1/4 DNH3/dt इज इक्वल टू 1/4 DNO/dt। ये सब आपस में बराबर है ना, तो ये ले सकते हैं ना हम लोग, ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, -1/4 DNH3/dt इज इक्वल टू 1/4 DNO/dt। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -DNH3/dt जो कि हमको निकालना है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DNO/dt, जिसकी वैल्यू हमारे पास है। तो पहले का आंसर तो ये अमोनिया का तो यही आ गया। नेगेटिव में क्यों आएगा, ये हमने इसको माइनस में लिख दिया ना सीधे सीधे। इसका मतलब ध्यान से देखो, अमोनिया में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 था और NO में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, 4। यानी जिनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनके रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो सीधे भी निकाल सकते थे। अब H2O में क्या हो जाएगा, H2O में किसको इक्वल करोगे, 1/4 DNO/dt इज इक्वल टू 1/6 DH2O/dt को। तो आपको ये चाहिए अब की बार, तो 6 को उधर लेते जाओगे, ठीक है। अब की बार H2O का निकालना है, इसका पता है, या इससे भी निकाल सकते हो, अब तो अमोनिया का भी पता चल गया, ठीक है। तो DH2O/dt निकाले, अपने को मालूम है 1/6 DH2O/dt इज इक्वल टू है 1/4 DNO/dt। अब अपने को निकालना है वाटर का अपीयरेंस, तो इसका मतलब ये वैल्यू चाहिए अपने को, तो 6 उधर ले जाएंगे तो 6/4 बन जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्लास में,
इसकी वैल्यू 3.6 करके थी ना, तो 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ है। क्लियर है बात? ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं, कई बार जेईई मेंस पे भी आए। तो इक्वेशन कोई भी दी हुई हो, आपको ये इक्वल करने आना चाहिए। और फॉर्मेशन, डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस में क्या ध्यान रखना है कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हटा दीजिए, वो उसकी वैल्यू निकल आएगी। आप लोग का यही आया था? वो नहीं आया था? वही तो आना चाहिए था, उसमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट थे तो इक्वल थे, तो इक्वल हो जाता वो। मतलब अच्छी बात है, ये भी आ गया तो अच्छी बात है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस वाले। क्या क्या हुआ? हम्म, 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होता है? मैंने मल्टीप्लिकेशन गलत किया क्या? आपका सही है। हम्म हाँ 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 आ जाएगा। दूसरा क्यों आ रहा है? 6/4 को 3/2 ही तो किया तुमने। वो चीज तो सही लिखी है, सेम ही है वो तो। हाँ कैलकुलेशन मैंने ये किया है, आरओआर जो है उसको इक्वल किया, उसके साथ आरओआर अपना निकला 0.8 निकला। हाँ ठीक है, इनटू 6 करेंगे 0.8 सेम आना चाहिए। सेम नहीं आया। हाँ वही कह रही हूँ, सेम आना चाहिए, क्या गलती हो रही है? तुमने 1/4 करके निकाल लिया, ठीक है, तो ये 0.9 आएगा ना, 0.8 क्यों आ रहा है? कैलकुलेशन गलती है ना। हाँ बोलिए बोलिए। क्वेश्चन पढ़ो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ दे रखा है। फॉर्मेशन और डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस में हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाते। वैल्यू इसकी गिवन है, dNO/dt है ना। जैसे रेट दे रखा होता तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा के फिर इक्वल करते कि ये वैल्यू है। रेट नहीं दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। कोई भी कितनी भी बड़ी इक्वेशन दी हो, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बड़े से बड़ा सवाल बनेगा। कई बार क्वेश्चंस में आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन दे करके क्या करते हैं, आपको बड़े क्वेश्चन में उलझाना चाहते हैं। एग्जामिनर का टारगेट क्या होता है? बच्चा लैंग्वेज में उलझ जाए, पर लैंग्वेज में नहीं उलझना है, अपने को बिल्कुल फोकस्ड रहना है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट के लिए -dC/dt, प्रोडक्ट के लिए +dP/dt, है ना। अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन निकालना है तो हमेशा क्या हो जाएगा उसमें? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हटा दीजिए, जो भी एंटाइटी है उसका d/dt, जितना टाइम लग रहा है। ठीक, क्लियर है पॉइंट? अब दो तरीके के रेट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे से, बिल्कुल सिंपल। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरीके से देखते हैं हम लोग बेसिकली। टाइप्स तो वर्ड गलत ही लिख दिया मैंने। कैसे देखते हैं, क्या क्या तरीके का रेट हो सकता है? पहले को बोलते हैं एवरेज रेट। फर्स्ट है आपका एवरेज रेट। जैसे कि आपने फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा, एवरेज रेट एक टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ
है ना, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल करते हैं, है ना, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 करते हैं, तो क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। एक टाइम इंटरवल के लिए अगर आप लोग देखते हो किसी रिएक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखते हो, तो उस रेट को क्या बोलोगे, एवरेज रेट। अभी जो हमने निकाला था C फाइनल माइनस C इनिशियल करके डिवाइडेड बाय dt करके, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एवरेज रेट बोल सकते हैं ना। उसमें d नहीं लेंगे क्योंकि d बहुत छोटा टाइम होता है। तो एवरेज रेट का क्या मतलब है, इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल लोगे, उसमें आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखोगे, तो उसको क्या बोलोगे आप, एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे आप लेते हो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे लेते हो टाइम, x एक्सिस पे क्या लेते हो, टाइम। तो पहले हम लोग देखते हैं, जब रिएक्शन लगभग शुरू होता है 0 से, अगर हम मान लें, तो आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उस टाइम पे रेट ज्यादा आता है, फिर धीरे धीरे रेट क्या होने लगता है, कम होने, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होती है। तो इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है। अगर इस तरीके का ग्राफ आ रहा है और आपको हमने बोला कि यहाँ पे कोई है टाइम t1 और यहाँ पे कोई टाइम t2 है, इसमें आप एवरेज रेट निकालिए, तो आप क्या करोगे, t1 टाइम और t2 टाइम में कितना चेंज आ रहा है वही देखोगे आप, है ना। तो t1 पे t2 पे कितना रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी, इतनी, और t1 पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं, ये वैल्यू हो सकती है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। T1 पे कॉन्सेंट्रेशन ये है, ये वाली है, R1 कह सकते हो, और T2 पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, R2 कह सकते हो, है ना। T1 टाइम पे ये थी, T2 पे ये हो गई। तो अगर एवरेज रेट निकालोगे तो क्या निकालोगे, अगर इसको एक ट्रायंगल बना दो, ABC बना दो ट्रायंगल, तो आप एवरेज रेट कैसे निकाल सकते हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस का साइन लगा दो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है R2 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी R1, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, और टाइम इंटरवल क्या हो गया, T2 माइनस T1, R2 माइनस R1, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन R1 है और यहाँ पे क्या है R2 है, तो चेंज कितना आ रहा है, AB का आ रहा है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो AB बाई BC। अगर ट्रायंगल में आपको डेटा दे रखे हैं तो आप निकाल सकते हैं ना, बोलिए। फिजिक्स में भी ऐसे स्पीड वगैरह निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, तो सेम चीज है, एवरेज निकाला हमने। कंसंट्रेशन के लिए अगर ऐसा सवाल आया नहीं है, कंसंट्रेशन का अगर आता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, एवरेज रेट किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए कंसंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। कोई समस्या, कर ही लेंगे आप, इतने तेज हैं इन सब मामलों में, बहुत ही स्मार्ट
बच्चे हैं। सेकंड, इंस्टेंटेनियस रेट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे निकालना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर सेकंड पे निकालना चाहते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस रेट। तो क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और पर्टिकुलर सेकंड भी कह सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे बोले तो उसको क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस रेट। मान लो यहाँ पे लेते हैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, रेट के लिए ग्राफ दोनों के हिसाब से हो सकता है, प्रोडक्ट के हिसाब से भी हो सकता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ले ली और यहाँ पे ले लिया टाइम, ठीक है, तो T इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट 0 होगा और धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ठीक। अब इधर टाइम है, मान लो हमने बोला कि T1 टाइम पे निकालो, क्या बोला, रेट कैलकुलेट करना है एट T1 सेकेंड, तो इसको क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस रेट। अगर किसी पर्टिकुलर सेकंड पे बोल दिया तो क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, अगर ये निकालना है तो ये टाइम T1 है ना, तो T1 से इसको मिला दीजिए, ठीक, और यहाँ पे खींच दीजिए एक टेंजेंट, क्या खींचना है, टेंजेंट खींच दीजिए, और इस टेंजेंट का क्या निकालना है, स्लोप। इस टेंजेंट का क्या निकालेंगे, स्लोप। टेंजेंट ड्रॉ करिए और उसका क्या निकालना है, स्लोप कैलकुलेट करना है, वही क्या होगा, आर इंस्टेंटेनियस। स्लोप किधर से लेते हैं, इसमें स्लोप ये होगा या ये होगा, कैसे होगा, ये वाला, दिस वन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, ये हो गया थीटा, अगर ये है तो आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, क्या कहते हैं, और अगर वैल्यूज वगैरह दी हो तो टेन थीटा ट्रायंगल वगैरह से निकाल सकते हैं आप लोग, निकालने आता ही है आपको, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल होगा तो एवरेज रेट, और किसी इंस्टेंट पे निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस को अगर वैसे प्रैक्टिकली निकालना है तो टेंजेंट खींचो, स्लोप लो, और स्लोप ही क्या हो जाएगा उसका, आर इंस्टेंटेनियस, ठीक। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, चलिए चलिए दो छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं, एकदम दो छोटी छोटी चीजें करके क्लास क्लोज करेंगे आप। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभी चैप्टर का क्या बन रहा है, क्या बनाया जा रहा है, बेस, पहले बेस तैयार करेंगे फिर क्या होगा, चैप्टर स्पीड से भागेगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो तरीके की बात होगी,
एक को बोलते हो एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरे को बोलते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है, वो रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, नो इंटरमीडिएट। रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, एक स्टेप की रिएक्शन हो, नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट वगैरह नहीं बनेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे किसी रिएक्शन को हमने बोला A+B2 मिलके बना रहे हैं 2AB, एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शन हो जाता है, तो कैसी रिएक्शन हो गई? एलिमेंट्री। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन मल्टीपल स्टेप, जो कई स्टेप में होगी उसको क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स, है ना? इसमें बीच में इंटरमीडिएट भी बनेगा। इंटरमीडिएट भी बनेगा, और इसमें कई स्टेप होंगे, तो कोई फास्ट होगा कोई स्लो होगा, लेकिन आरडीएस कौन सा स्टेप बनेगा इसमें? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? स्लोएस्ट। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसमें से कौन सा होगा? स्लोएस्ट स्टेप, जिसकी स्पीड, जिसका रेट सबसे कम होगा। मल्टीपल स्टेप्स वाली रिएक्शन, जिसको हम कौन सी रिएक्शन कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स। अभी तक के टॉपिक में कोई चीज समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या? सारा समझ आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इतना ही करा आज हम लोगों ने, है ना? टाइम क्या हो रहा है? हाँ, तो बस एक और छोटा सा कर लेंगे, बस लास्ट है वो, तो आप हंसते खेलते ही समझ लोगे, ऐसे वो तो लिखना जरूरी है, नहीं तो मैं लिखूंगी। अब इसके बाद जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा सीरियस समझना है, उससे सवाल खूब आते हैं। ये तो एवं ही है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं एक साथ। मान लो हमने बोला कि ए और बी रिएक्ट करके ए बी बनाते हैं, एक टाइम पे ए के 2 मॉलिक्यूल और बी का 1 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, है ना, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो इसका मतलब उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 3। अगर हमने बोला ए का केवल 1 मॉलिक्यूल, बी का केवल 1 मॉलिक्यूल एक टाइम पे कोलिजन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है आपका? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट collide at a particular time to give product, to give product।
अब मॉलिक्यूल देखो, जीरो मॉलिक्यूल कभी रिएक्ट नहीं करेगा, अगर कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो मॉलिक्युलरिटी की बात नहीं होगी, यानी मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती। मॉलिक्युलरिटी 1 2 3 हो सकती है। मॉलिक्युलरिटी कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि ए का एक मॉलिक्यूल बी का आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा, नहीं, पूरे पूरे मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, तो यानी होल नंबर होगा, ठीक है। माइनस में नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, फ्रैक्शन नहीं होगा, है ना। और इन जनरली मॉलिक्युलरिटी आपकी 2 3 तक ही आती है, इससे ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाते हैं तो तरीके से टकरा ही नहीं पाते कि प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी आपकी क्या नहीं होगी, होल नंबर होगी। कहां तक, अप टू 3 ही है, ट्राई मॉलिक्यूलर तक ही बात करते हैं, टेट्राहेड्रा तक बात नहीं करते, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल एक दूसरे से कायदे से टकरा ही नहीं पाते कि प्रोडक्ट बनाए। 3 तक ही होगी, नेवर जीरो, जीरो नहीं होगी, फ्रैक्शन नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगी। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बढ़िया टॉपिक, मस्त वाला। पता नहीं सर के ऊपर